इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने बयान दिया है, तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के बारे में सुनकर उत्साहित हूं। कहा है कि हमले में 170 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए धन्यवाद। भारत सरकार को उसकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद। हम आपको बता दें कि इजराइल के भी कई नागरिकों की मौत हुई थी उस हमले में, और इजराइल की तरफ से जब प्रत्यर्पण हुआ और भारत उन्हें लाया गया, भारत तहव्वुर राना को लाया गया तब आज इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार का बयान आया है। और रियूवेन अजार जो इजराइल के राजदूत हैं, रियूवेन अजार, उन्होंने कहा है कि तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के बारे में सुनकर उत्साहित हूं। हमले में 170 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए धन्यवाद। भारत सरकार को उसकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद। हम आपको बता दें कि तहव्वुर को भारत लाया गया है और भारत लाए जाने के बाद अब उसे गिरफ्तार पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही वो बाहर आए, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसके बाद उसे एनआईए के दफ्तर में ले जाया जाएगा। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तो भारत सरकार को उसकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया है इजराइल के राजदूत ने। इजराइल के राजदूत हैं रियूवेन अजार, उनका बयान आया है तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के बारे में। उन्होंने कहा कि खबर सुनकर उत्साहित हूं। उन्होंने कहा है कि हमले में 170 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए धन्यवाद। भारत सरकार को उसकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद। एक लंबी लड़ाई भारत को लड़नी पड़ी थी तहव्वुर राना को के प्रत्यर्पण को लेकर। तहव्वुर राना को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उसी समय से प्रत्यर्पण की मांग शुरू हुई और उसकी औपचारिक गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारत सरकार लगातार अपनी तर्क दे रहा था और उसकी संलिप्तता के सबूत पेश किए जा रहे थे। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, जरा आप तकनीकी पक्ष को समझाइए। तहव्वुर राना भारत आ चुका है, भारत की धरती पर आ चुका है और पालम में आने के साथ ही उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, चूंकि गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे पहले उसे गिरफ्तार करके एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। वहां पर उसका मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप के बाद फिर हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि आज महावीर जयंती के चलते छुट्टी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आज पटियाला हाउस कोर्ट में बैठे हुए हैं। उनके पास यह अधिकार नहीं है कि इस तरीके के मामले की वो सुनवाई करे, तो इसलिए संभावना है कि जो एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज हैं उनके घर पर तहव्वुर राणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है और यह पेशी जो है टेरर फंडिंग मामले में एनआईए जो है करेगी और रिमांड पर लेकर के इससे पूछताछ तहव्वुर राणा से करेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनआईए ने इसको लेकर के कुछ सवालों की लिस्ट तैयार की है कि उसे कौन कौन से सवाल पूछे जाने हैं और उसके बाद उन्हीं सवालों का जवाब उसे जानना चाहेगी। लेकिन देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड पर अगर पेश किया जाता है तो उसे एनआईए रिमांड पर भेजा जाता है और उसके बाद एनआईए किन किन सवालों का जवाब उसे निकलवा पाती है। अगर एनआईए को लगता है कि हमें उन सवालों के जवाब नहीं मिला है जो इस केस से संबंधित तो फिर दोबारा रिमांड की मांग कर सकते हैं। तो यह पूरी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। हालांकि इससे पहले 28 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई 26/11 मुंबई हमले से संबंधित जो भी दस्तावेज थे स्पेशल कोर्ट के, उन दस्तावेजों को अपने पास ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उन सभी दस्तावेजों को पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई शुरू होगी। इसको भारत प्रत्यर्पण कराने के लिए एक लंबी लड़ाई भारत को लड़नी पड़ी और फाइनली उस भारत को सफलता मिली और इजराइल के राजदूत ने भी कहा कि मैं बहुत खुश हूं इस खबर के सुनने के बाद से, काफी उत्साहित हूं। और क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 का मुंबई में, उसमें इजराइल के भी कई नागरिक मारे गए थे। अब उसे भारत लाया जा चुका है और यहां पर अब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी जिसके बारे में आप बता रहे हैं। क्या
किसी तरह की कोई शर्त भी है वहां से जब अमेरिका से यहां पर लाया गया सजा को लेकर कि जो अदालत उसे मौत की सजा भी सुना सकती है, या कुछ शर्तें भी हैं? आपके सूत्रों के जरिए कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए आनंद विजय जी, भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि है, उस संधि के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और देखना होगा कि उस संधि में क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी अबू सलेम को भारत पुर्तगाल से लाया गया था प्रत्यर्पण करके, लेकिन उसमें प्रत्यर्पण संधि के दौरान एक शर्तें थी पुर्तगाल सरकार की कि इसे फांसी की सजा वहां पर नहीं दी जाएगी। अभिषेक, अब पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि उसे पूरी न्यायिक सुविधा दी जाए और एडवोकेट मुहैया कराया जाए और वो लड़ाई लड़े, तो ये तो होता ही है, ये कहने की क्या जरूरत है? और फिर मुंबई पुलिस को लेकर भी कि मुंबई पुलिस को भी इसमें शामिल होना चाहिए, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो भी बातें कर रहे हैं वो लीगल पहलू के आधार पर बातें कर रहे हैं, जिसका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में वो कोई बहुत ऐसा ऑफ द कॉन्ट्रास्ट कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी आरोपी अगर भारत में लाया जाता है, चाहे अबू सलेम को प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया, उन्हें भी लीगल सपोर्ट दिया गया, उनको एडवोकेट मुहैया कराई गई, उनकी चीज़ें की गई। भारत में दूसरे भी जो फ्यूगिटिव गैंगस्टर्स थे, छोटा राजन जब भारत लाया गया उस समय में भी ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके अलावा तमाम सारे जो बाहर से जो गैंगस्टर्स आए उन सभी को सपोर्ट दिया गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि मुंबई पुलिस को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, जो उन्होंने बात कही। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला चूंकि मुंबई पुलिस से ही जुड़ा है और उस समय सदानंद दाते जो एनआईए के चीफ हैं इस समय में, सदानंद दाते उस समय मुंबई पुलिस में थे और उस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा थे। उस समय में एक ग्रेनेड सदानंद दाते के ऊपर भी कसाब ने फेंका था, हालांकि वो दीवार के दूसरे हिस्से पे छिप गए, क्योंकि ग्रेनेड फटने में 8 से 10 सेकंड जो लगता है कील निकालने के बाद, उस 10 सेकंडों में सदानंद दाते ने अपने आप को सुरक्षित किया, और नहीं तो वो भी शहादत हो गई होती उनकी, जैसे करकरे या कामटे की हुई। तो ये जो हिस्सा रहा है, तो उन्होंने पूरा का पूरा मुंबई पुलिस के ऑपरेशन को लीड किया हुआ एज ए ऑफिसर, तो उनको सारी चीज़ें ऐसी पता है मुंबई पुलिस को। एनआईए के पास जो मामले हैं और कोर्ट ने खुद मुंबई पुलिस के पास से जो भी सबूत थे वो सारी चीज़ें एनआईए को हैंडओवर करने के लिए कही है। और समय समय पर, चूंकि मुंबई पुलिस भी भारत सरकार का ही एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुंबई पुलिस को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस, मामला मुंबई पुलिस का है, केस मुंबई पुलिस का है। जो हमला हुआ 26/11 का वो मुंबई में हुआ था, तो मुंबई पुलिस के पास वो सारे डॉक्यूमेंट और साक्ष्य रहेंगे, वो समय समय पर वहाँ मुहैया भी कराएगी और समय समय पर जरूरत पड़ने पर मुंबई पुलिस के वो आला अधिकारी भी वहाँ जाएंगे ताकि इस केस को कॉन्क्रीट स्तर पे लाया जा सके। देखिए, अब तक पाकिस्तान जो डिनाई करते रहा कि 26/11 हमला उन्होंने नहीं कराया, भारत ने बहुत सारे डोजियर दिए, बहुत सारे सबूत दिए, वो सबूत आज अमेरिकन कोर्ट ने भी माना, तभी तो प्रत्यर्पण पर राजी हुए। प्रत्यर्पण करके अगर भारत लाया गया है तो इसका मतलब कि मुंबई पुलिस या भारत सरकार के पास वो तमाम साक्ष्य सबूत मजबूत हैं, वो कोर्ट में बताने के लिए। हालांकि जो लीगल पहलू की बात है, तो निश्चित किसी भी आरोपी को उसका पक्ष रखने के लिए दिया जाता है, और ना केवल भारत पर ही, पूरी दुनिया में हर जगहों पर किया जाता है। तो वो भारत भी वैसे लीगल सपोर्ट देगा तहूर राणा को, ताकि वो अपनी बात रख पाए। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत की एक कूटनीतिक जीत तो है ही है, क्योंकि अमेरिका पर दबाव बना करके एक व्यक्ति को वहां से यहां लाना जो भारत का सबसे बड़ा गुनाहगार हो, जो 26/11 के मास्टरमाइंड का एक हिस्सा रहा हो, तो उसको लाना भारत के लिए एक जीत है। और एजेंसियों के लिए भी एक अच्छी चीज़ ये है कि भारत के भीतर जो स्लीपर सेल अभी भी काम कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो सकता है कोई टेक्निकल सपोर्ट का आदमी हो सकता है कई मदरसा या स्कूलें चला रहा हो सकता है नए रिक्रूटमेंट हो रहा हो, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उन पर समय रहते लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल, और ये वाकई एक बड़ी जीत है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की, और 17 साल के बाद उसको भारत लाया जा सका है और भारत में उसके खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। और ये परंपरा भी रही है कि अगर एडवोकेट संघ उसके केस लड़ने के लिए मना कर देते हैं, उसके बावजूद एक एडवोकेट को मुहैया कराया जाता है उसके पक्ष में कोर्ट में दलीलें रखने के लिए। गोपाल कृष्ण,
आपसे जरा हम समझें, लेकिन उससे पहले हम उन 3 बड़े अधिकारियों के नाम बता दें जिनकी एक बड़ी भूमिका रही है उसके प्रत्यर्पण में। आशीष बत्रा 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो झारखंड कैडर के हैं, इस वक्त एनआईए में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर हैं। जया राय जो 2011 बैच की आईपीएस ऑफिसर झारखंड कैडर की डीआईजी है एनआईए में, और प्रभात कुमार 2019 बैच के आईपीएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ कैडर के जो एसपी हैं एनआईए में। इन तीनों लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि ये पूरा मामला देखते हुए एनआईए के तहत और उसका प्रत्यर्पण यहाँ पर हो सका है। अब एक सवाल मुंबई पुलिस को लेकर उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस को इसमें शामिल किया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान भी कह रहे थे और अभिषेक भी बार बार कह रहे, चूंकि ये मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है तो मुंबई पुलिस के पास इस पूरे मामले के साक्ष्य हैं। तो आपको क्या लगता है गोपाल कृष्ण कि एनआईए मुंबई पुलिस के साथ एक इक्वेशन बैठाएगी और उसके आधार पर फिर इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी, अदालत में जांच होगी, उसमें वहां भी रखा जाएगा? मुंबई भी ले जाया जाएगा या मुंबई पुलिस को यहां पर बुलाया जा सकता है? देखिए आनंद विजय जी, बिल्कुल मुंबई पुलिस जो है इस मामले में पूछताछ करेगी और मुंबई पुलिस का जो अधिकार क्षेत्र है उसका वो पालन करेगी, क्योंकि मुख्य जो केस है 26/11 मुंबई हमले का वो मुंबई में दर्ज है और इसी सिलसिले में अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई थी। तो जो ट्रायल वहां पर चल रहा है वहां पर चलेगा, लेकिन एनआईए का जो मामला है वो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए पूछताछ करेगी। तो इसलिए यह कहना कि मुंबई पुलिस को जो है इसमें घुसने की अनुमति दी जाएगी एनआईए द्वारा, नहीं, यह सरासर गलत होगा। ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ी तो मुंबई पुलिस रिमांड पर ले जाएगी भी और वहां पर जो है उससे पूछताछ रिमांड पर लेकर के कर सकती है। यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।